नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, फिर चाहे वो कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एच टेट हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, और DSSS में पूछे गए क्वेश्चन, KVS में और NVS में पूछे गए क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं व्याकरण के 500 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें वो सारे 500 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है या फिर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो ये जो क्वेश्चंस की सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 500 क्वेश्चंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किस एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आज से हम शुरुआत करेंगे व्याकरण की 500 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम डेली 20-25 इस तरह से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जाएंगे और काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी ये वीडियो। जैसे आप जानते हैं कि 500 क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, तो काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे। इसके पार्ट्स आगे आपको थंबनेल पर भी मेंशन हो जाएगा कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, ऐसे हम सीरीज़ चलाएंगे पूरी। तो उसके बाद फिर हम जब ये 500 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, तब उसके बाद फिर मैं भक्तिकाल आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। उससे पहले आदिकाल, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, आदिकाल और भाषा के बारे में हमने विस्तार में सीखा भी है और उनके किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो वीडियो भी आपके लिए आ चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और ग्रामर के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं मैंने कराए हैं चैनल पर, अगर आप वो टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा कोई ग्रामर का टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि यूपी टेट में पूछा गया था, तो देखिए, वर्तने के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। यानी बी जो पार्ट है वो आपका सही है, बी ऑप्शन, पूजनीय होता है, पूज्यनीय नहीं होता है। पूज्य शब्द अलग से लिखा जाता है, लेकिन इसके साथ जब हम ईय प्रत्यय का जोड़ते हैं तो वो पूज्य नहीं होता, वो पूजनीय हो जाता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जब आप उपसर्ग और प्रत्यय की सीरीज़ जो वीडियो जो बनी हुई है, अगर आप वो देखेंगे प्रत्यय की वीडियो, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों आता है। आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर पूरा वाक्य शुद्ध आपको बताना है। ए देखिए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। बी पार्ट, उसने मुझसे पास आने को कहा। सी, उसने मुझे पास आने को कहा। और डी, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। अब देखिए, ये सारे ऑप्शंस में ना जब एग्ज़ाम हमारे सामने होता है तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से क्या सही होगा। कई बार हमारी खुद की जो हिंदी होती है वो थोड़ी सी अशुद्ध होती है। हम अगर बोलते अशुद्ध हैं तो लिखते भी अशुद्ध हैं और देखते भी अशुद्ध हैं। तो वही बात है। अब देखिए, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे शब्द यूज़ ना करके मेरे को शब्द यूज़ करते हैं। काफ़ी बार मैं खुद मेरे को बोलती हूँ, मुझे नहीं बोलती, लेकिन ये मेरे को शब्द नहीं होता है, मुझे वर्ड होता है। इसलिए जो डी ऑप्शन है वो वैसे ही गलत हो जाता है। बाकी रही बात ए बी सी में, तीनों में मुझे शब्द दिया गया है, लेकिन पीछे क्या डिफरेंस है, तो देखिए वो आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए कि गलत कौन सा, उसे बाहर निकालना है अगर आप सही नहीं पहचान पा रहे हो तो। ए में क्या गड़बड़ है, देखिए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, पास आने के लिए कहा, ठीक है। और बी में उस डिफरेंस दिया है कि उसने मुझसे पास आने को कहा। तो देखिए, यहाँ पर मुझसे भी नहीं आना चाहिए और के लिए भी नहीं आना चाहिए ए पार्ट में। और सी में जैसा कि आपने देखा कि उसने मुझे पास आने को कहा, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है सी पार्ट है, उसने मुझे पास आने को कहा। वाक्य शुद्धि जब हम ढूंढते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं व्याकरण की दृष्टि से। वो किस किस आधार पर ठीक हो सकता है, उसमें कारक ठीक से लगा हुआ है, उसमें
जो शब्द हैं वो ठीक से लिखे गए हों। ठीक है, शब्दों का शुद्ध होना भी ज़रूरी है। कई बार जो वाक्य है किसी एक शब्द के गलत लिखे जाने की वजह से वो गलत होता है, और उसी तरह से उसमें संधि ठीक से हो। मतलब ग्रामर में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें अगर हमें अच्छे से आती हैं तो हम वाक्य शुद्धि का जो ये क्वेश्चन होता है ये आराम से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध का मतलब होगा कि यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उन शब्दों में से आपको सही शब्द ढूंढना है। ठीक है, सही शब्द। तो देखिए ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से जो विशेष शब्द लिखा गया है, लेकिन विशेष को लिखा अलग अलग तरीके से है, जिसमें से 3 तरीके अशुद्ध हैं। तो जो सही शुद्ध शब्द है वो है ए, विशेष। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। यानी यहाँ पर भी आपको शुद्ध शब्द ढूंढना है कि लिखने के तरीके से कौन सा सही शब्द है। तो देखिए यहाँ पर पुरस्कार, ए ऑप्शन, पुरस्कार नहीं होता, र के साथ उ की मात्रा नहीं आती, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन में पुरस्कार नहीं होता, ये षटकोण वाला श नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में ऊ भी दे दिया और षटकोण वाला श भी दे दिया, तो दोनों वही गलत हो गया। डी ऑप्शन पुरस्कार, पुरस्कार होता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखिए अब पहले ए पार्ट में ही गलती है, सौभाग्यवती कन्या। ठीक है, ये सौभाग्यवती कन्या, ये यहाँ पर गलती है, तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया। बी में हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ओके, सी पार्ट देखिए, तो हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सौभाग्यवती कन्या ही गलत है, तो ए और सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। डी ऑप्शन में क्या है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर की जो शब्द आया, कन्या की विवाह, तो यहाँ पर ये जो संबंध बोधक शब्द है कन्या की विवाह, तो ये की शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर का शब्द आएगा। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अब देखिए सौभाग्यवती कन्या क्यों गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सौभाग्यवती शब्द है ना, वो कन्या के साथ नहीं आता है, वो आता है एक विवाहित स्त्री के साथ। यानी ऐसी स्त्रियों के साथ जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए सौभाग्यवती शब्द यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी विवाह हुआ नहीं है, विवाह होने जा रहा है, तो अभी तक वो एक कन्या ही है, विवाह से पूर्व वो कन्या है, और एक कन्या के लिए आयुष्मती शब्द का प्रयोग होता है, सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग नहीं होता। अगर सौभाग्य से रिलेटेड कोई शब्द जो कि कन्या के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हो सकता है सौभाग्यकांक्षिणी। अगर सौभाग्यवती की जगह सौभाग्यकांक्षिणी शब्द होता तो भी वो सही होता, क्योंकि सौभाग्यकांक्षिणी शब्द का जो अर्थ होगा वो हो गया कि सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली कन्या, है ना, ऐसी कन्या जिसकी इच्छा है सौभाग्य प्राप्त करने की, तो सौभाग्यकांक्षिणी कन्या भी आपका सही होता। लेकिन यहाँ पर सौभाग्यवती है, तो ये विवाहित स्त्री के साथ प्रयोग होता है, ये कन्या शब्द के साथ नहीं होता प्रयोग, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो यहाँ पर भी आपको सही वाक्य ढूंढना है। ए ऑप्शन है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। बी ऑप्शन, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब देखिए ए और बी ऑप्शन बिल्कुल ही सिमिलर दे रखे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप मैच करके देख सकते हैं। ए और बी ऑप्शन दोनों ही बिल्कुल सेम दिए हुए हैं, ना किसी शब्द का कोई गड़बड़ है लिखने में, और ना ही वाक्य में कोई शब्द का हेरफेर है। सी ऑप्शन देखिए, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। यहाँ पे देखिए शिक्षा शब्द गलत लिखा हुआ है, और शिक्षा की शब्द यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बल्कि का आना चाहिए था, तो ये दो गलतियाँ हो गई सी ऑप्शन में। और डी में देखें तो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है,
तो देखिए डी ऑप्शन आपका सही है। अब ये सही क्यों है और ए और बी में क्या गलती है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सी ऑप्शन का तो जैसे आपने देख लिया कि शिक्षा शब्द गलत तरीके से लिखा गया है। वहीं ए और बी में यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया गया है तरुण नवयुवकों, यहाँ पर गड़बड़ है। क्योंकि देखिए तरुण का मतलब भी होता है नया, और नवयुवकों यानी युवक के साथ जब नव शब्द आ गया तो वहाँ पर भी नया का अर्थ आ गया, यानी दो दो बार हमने नए का अर्थ दिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर तो या तो हम ऐसा लिखते कि तरुण युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या फिर हम तरुण शब्द ना लिखकर सीधा नवयुवकों को की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है ये लिखेंगे। यानी एक युवक के साथ दो बार नया अर्थ देने वाले शब्द नहीं आ सकते। तरुण या फिर नव में से कोई एक ही शब्द युवक के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए था। इसलिए ए और बी गलत है, सी गलत है शिक्षा की वजह से, और डी आपका सही ऑप्शन है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में आपको सही शब्द ढूंढना है, शुद्ध रूप। अब इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि ऊपर वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन पूछा जाता है ज़्यादातर। कई बार ऐसा ना हो कि अशुद्ध रूप आपसे पूछ लिया जाए, 3 आपको ऑप्शन सही शब्दों वाले मिले और 1 आपको गलत ऑप्शन मिल जाए, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कई बार तो हाँ वाला चीज़ पूछा जाता है और कई बार नहीं वाला पूछा जाता है ना। कई बार ऐसा भी दे दिया जाता है कि एक 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ऊपर एक शब्द देकर पूछा जाता है कि इनमें से इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यानी एक तो होता है क्वेश्चन पर्यायवाची कौन सा है, तो चारों में से एक सही होगा आपका। और जब ये आ जाता है ना कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है में 3 आपके ठीक होते हैं और 1 आपका गलत होता है। वो गलत वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होता है। तो क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ें तभी आप उसके ऑप्शन पर जाएं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध रूप ढूंढना है। तो ईर्ष्या को कैसे लिखा जाता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईर्ष्या शब्द के लिए ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना। यहाँ पर भी शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो रचयिता, रचयिता कैसे लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, रचयिता। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्न में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है। तो मतलब वाक्य आपको ढूंढना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखते हैं। ए ऑप्शन, किसी आदमी को भेज दो। बी ऑप्शन, हम तो अवश्य ही जाएंगे। अब देखिए बी ऑप्शन आपका गलत है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, क्योंकि अवश्य और ही दो शब्द एक साथ जोड़ देने वाले शब्द आ गए यहाँ पर। यानी अवश्य और ही में से ही जो शब्द है आपका वो नहीं आना चाहिए था। सी ऑप्शन में देखिए कि तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या गलती है, तो सी ऑप्शन में विरोधाभास हो रहा है। अब मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन में गलती क्या है ये भी समझ पाएँ। क्योंकि अगर सेम लैंग्वेज में सेम तरीके से कोई और वाक्य आपको आगे किसी क्वेश्चन में मिलता है तो आप पहचान पाएंगे कि ये गलती वहाँ पर हुई थी, तो ऐसी सेम गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन में देखिए विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ तो वो शायद की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उसी काम को अवश्य कहकर उस पर मतलब उसको प्रमाणित भी कर रहा है, तो ये गलत हो जाता है। अब इसने बोला तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, तो या तो शायद शब्द नहीं आएगा और या अवश्य शब्द नहीं आएगा, दोनों विरोधाभास देने वाले शब्द हैं ये। डी ऑप्शन में कृपया आने का अनुग्रह करें। अब यहाँ पे कृपया या अनुग्रह कोई एक शब्द आना चाहिए था, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो इसलिए जो आपका सही जो बचता है ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, किसी आदमी को भेज दो। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि वृत्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, सही शब्द लिखना है आपको। कैसा होता है सही शब्द में, ईक्षा, ईक्षा, आह्वान, आह्वान ऐसे नहीं लिखा जाएगा। श्रृंगार में भी देखिए श के नीचे री पहले से ही है, श्रृंगार, श्रृंगार में स प्लस र पहले से ही मिला हुआ है, तो इसमें जो एक नीचे वाला डंडा है श्रृंगार, यहाँ पर ये नहीं आता है, री की मात्रा लगती है केवल।
प्रत्यूष, तो आपका प्रत्यूष ठीक से लिखा गया है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इच्छा में गलती है, इच्छा ना लिखकर यहाँ पर इच्छा होना चाहिए था। आह्वान, आह्वान को देखिए यहाँ पर मैं आपको इसमें दिखा देती कि आह्वान कैसे लिखा जाएगा। तो आ और ह के नीचे हलंत और वान साथ में, आह्वान ऐसे लिखा जाएगा। और श्रृंगार में भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले से ही स के साथ र मिलकर श्र बनता है, तो उस र का हमें यहाँ पर लोप करना है, वो सिर्फ केवल श और उसके नीचे री की मात्रा, तब श्रृंगार लिखा जाएगा। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानना है आपको। यहाँ पर देखिए सहानुभूति, सहानुभूति गलत है आपका, बड़ी की मात्रा दी हुई है वो नहीं होगी। बी अश्रु, अश्रु में भी बड़े ऊ की मात्रा दी है वो नहीं होगा, तो गलत हो गया। सी ऑप्शन में अनुपातिक नहीं होता, आनुपातिक होता है, आ होता है आनुपातिक। और डी ऑप्शन ऐतिहासिक, तो बिल्कुल ठीक है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके तीनों शब्द शुद्ध रूप में कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका सदुपदेश, बी ऑप्शन तदोपरांत, सी ऑप्शन वाल्मीकि और डी ऑप्शन अकिंचन। तो देखिए आपको यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए ये जो ए ऑप्शन है ये सदुपदेश है, यहाँ पर ये कट गया है थोड़ा सा, इसका फ़ोटो खींचते हुए कटिंग हो गई है, तो ये आपका सदुपदेश है। बी में तदोपरांत और सी वाल्मीकि और डी अकिंचन। तो आपका जो अशुद्ध शब्द है वो है तदोपरांत, क्योंकि तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तद प्लस उपरांत होता है तदुपरांत। ठीक है, तो तदोपरांत नहीं होता, तद प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत तदुपरांत। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर भी शुद्ध शब्द बताना है आपको। जागृति ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ग के नीचे री की मात्रा होगी यहाँ पर। बी पूज्यानिया, देखिए ये तो पहले ही क्वेश्चन हमने एक देखा था जिसमें पूजनीय शब्द मैंने आपको बताया था कि पूजनीय होता है, वैसे ही पूजनीय होता है। सी ऑप्शन अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान होता है, तो ये लिखने का तरीका गलत है। और डी अभयारण्य है, तो अभयारण्य आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है, सही शब्द है, तो इसका आंसर होगा डी। यहाँ पर आप एक बार शुद्ध शब्द देख सकते हैं कैसे लिखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद बताना है आपको। वाक्य भेद आपको मैंने कराए हुए हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वाक्य भेद। और उसको देखने के बाद अगर आप वाक्य भेद के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर आप खुद से देख सकते हैं कि आपको कितने आ गए हैं, कितना आपके लिए सही हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखिए शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, इस वाक्य का सही भेद बताना है, तो ए है संदेहार्थक। इस वाक्य में कहीं भी संदेह की कोई बात नहीं कही गई है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, नहीं होगा। बी है विधानार्थक, विधानार्थक। और सी प्रश्नार्थक, सी भी प्रश्न नहीं पूछा गया तो प्रश्नार्थक नहीं होगा। डी आज्ञार्थक, आज्ञा देने जैसे भी कोई बात नहीं है तो आज्ञार्थक भी नहीं होगा। अब बी ऑप्शन आपका विधानार्थक ठीक है। और विधानार्थक में जैसे आप जानते हैं कि किसी भी जानकारी या सूचना के समय हम इसका प्रयोग करते हैं, या फिर जो सरल वाक्य हमारे सामने होते हैं तो सरल वाक्यों के लिए भी हम विधानार्थक शब्द यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं कि एक उद्देश्य एवं एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है। एक उद्देश्य और एक विधेय जिसमें होता है तो वो साधारण वाक्य होता है। सरल शब्दों में अपनी बात कहने वाले वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सही शब्द ढूंढना है, सही तरीके से कौन सा लिखा गया है, तो सी ऑप्शन अक्षुण्ण, अक्षुण्ण ये सही तरीके से लिखा गया है। अक्षुण्ण लिखने के बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी और डी, ये तीनों गलत तरीका है वर्तनी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। तो आपको शुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है
कार्यकारिणी, एक तारा, अभ्यंतर और जिजीविषा। अब यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए, पर ये क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए, क्योंकि जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही तरीके से लिखे गए हैं और एक ऑप्शन आपका गलत है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की मिस्टेक है, अशुद्ध शब्द पहचानिए आना चाहिए था। तो आपका जो अशुद्ध शब्द है वो है ए ऑप्शन, कार्यकारिणी। यहाँ पर कार्यकारिणी होता है, यानी र के साथ छोटी ई की मात्रा भी आएगी, तब वो आपका शुद्ध होगा, कार्यकारिणी। और बी ऑप्शन, अभ्यंतर, एक तारा और जिजीविषा, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन, वह अपना चश्मा भूल गया। बी, पिताजी ने मुझसे कहा। सी, तुम तो अपना काम करो। और डी, ये सच्चे इंसान हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, यानी 3 आपके वाक्य बिल्कुल सही हैं और एक गलत है, तो गलत वाला आपको बताना है। तो ए ऑप्शन देखते हैं हम, वह अपना चश्मा भूल गया, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये एक शुद्ध वाक्य है। बी ऑप्शन, पिताजी ने मुझसे कहा, तो ये भी सही वाक्य है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। सी ऑप्शन, तुम तो अपना काम करो। तुम तो, यहाँ पर तो शब्द नहीं आना चाहिए था, इसलिए इस वाक्य में गलती है। यहाँ पर आना चाहिए था कि तुम अपना काम करो। ठीक है, तुम तो शब्द यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है, तो इस वजह से ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और डी ऑप्शन, ये सच्चे इंसान हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तुम तो अपना काम करो। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सही कथन बताना है आपको, सही वाक्य बताना है। कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। बी ऑप्शन, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है। सी ऑप्शन, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है। और डी ऑप्शन, कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब वाक्य का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि वाक्य में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। और ये तीनों सीरीज़ में ही लिखी जानी चाहिए, यानी कर्म से ही लिखी जानी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है कर्ता, सेकंड नंबर पे कर्म, और फिर लास्ट में क्रिया आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये एक वाक्य का शुद्ध रूप होता है। और उस हिसाब से कर्ता का जो स्थान होगा तो वाक्य में प्रारंभ में होता है, बिल्कुल शुरुआत में होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सरल वाक्य आपको बताना है। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए, मुझे यह काम पूरा करना है। जो करें सो भरे। इसमें सरल वाक्य आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सरल वाक्य है बी ऑप्शन है, राम और सीता जाते हैं, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय आपके पास होना चाहिए। सरल शब्दों में अपनी बात कही जाए तो वो होगा सरल वाक्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, राम और सीता जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह वाक्य है। पैसा कमाना एक बात है और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। तो ये वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या युगल वाक्य है? तो पहले आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, युगल वाक्य नाम से कोई भी वाक्य नहीं होता, तो ये गलत हो जाता है। वाक्य के यहाँ पर रचना की दृष्टि से 3 ही भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब बात करेंगे तो इस वाक्य की जो हमें प्रश्न में मिला है, तो ये एक संयुक्त वाक्य है कि पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। ये एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि यहाँ पर 2 उपवाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आज डैश संकट के बादल छाए हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं? ए देखिए, आज देश पर संकट के बादल छाए हैं, या फिर आज देश को संकट के बादल छाए हैं।
सी ऑप्शन आज देश के संकट के बादल छाए हैं, या फिर आज देश से संकट के बादल छाए हैं। तो आप जैसा कि बोल बोल कर अगर पढ़ेंगे ना, सारे ऑप्शंस लगाते हुए पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या सही है। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आज देश पर संकट के बादल छाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो देखिए, शब्द के सही रूप का चयन करना है आपको। यहाँ पर डी ऑप्शन तृष्णा बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, डी ऑप्शन तृष्णा। बाकी जो 3 ऑप्शन है ए, सी और बी, ये गलत तरीके से लिखे गए हैं। ये वाक्य का, ये शब्द का अशुद्ध रूप है। जो सही रूप है वो है डी ऑप्शन तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पर भी शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो उज्ज्वल, उज्ज्वल लिखने में बहुत गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो उज्ज्वल शब्द होता है उसमें दोनों ही ज जो आते हैं वो आधे होते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों ज आधे आएंगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखने। क्वेश्चन नंबर 25, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन जो छोटा हो, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। बी, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, हाँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसका अर्थ सरलता से समझ आना चाहिए। सी ऑप्शन, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, नहीं ये सही नहीं है, उसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होनी चाहिए। डी ऑप्शन, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन अपने आप में अधूरा है। ये मतलब पूरी डेफिनेशन नहीं देता सरल वाक्य की, लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है, वो साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। तो ये तो थे आज के 25 क्वेश्चंस जिन पर हमने बात करी। इसी तरह से डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें आपके लिए पूरी 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ होने वाली है। आई होप ये आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।